एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 किलोग्राम। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक मोटर कार है, वो 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और उसको रुकने में 4 सेकंड लगते हैं जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है। तो हमें वो फोर्स निकालना है जो ब्रेक के द्वारा लगाया गया है मोटर कार पर। इफ़ द मास, अगर मास उस मोटर कार का, अगर हम लोग पैसेंजर्स को मिला के बोलें तो 1000 kg है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास मोटर कार है और ये मास इसका 1000 kg है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया, मान लेते हैं ये ओ है या ए मान सकते हैं। इस पोजीशन पर ब्रेक अप्लाई किया गया तो 4 सेकंड लगा उसको रुकने में। तो यहाँ आपको खुद से समझना है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब 0 को आप किलोमीटर पर आवर लिखिए या मीटर पर सेकेंड लिखिए, जैसा आप चेंज कर रहे हैं यूनिट्स को। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास m 1000 kg। यू हमारे पास क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड है, तो अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में सबको चेंज कर दें इसको, है ना, और इसको तो लिख ही सकते हैं, मीटर पर सेकंड 0 है तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से इंटू कर सकते हैं या 1000 मीटर और 3600 सेकेंड, तो 1000/3600 से भी आप कर सकते हैं, 5/18 ही आएगा। तो 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम t है 4 सेकेंड। तो हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो मास हो गया 1000, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम 4 हो गया। और ये हमारा न्यूटन में, क्योंकि सब हमारा एसआई यूनिट में है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा -7500 न्यूटन। तो निगेटिव में हमारे पास फोर्स है। The negative sign tells us that the force exerted by the brakes is opposite to the direction of the motion of the motor car। तो निगेटिव पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन निगेटिव लीजिएगा, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिएगा, 11th में इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और आंसर आता है तो फिर हमें उसे समझना भी पड़ता है, ठीक है, निगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको सीखते जाइए, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो ब्रेक का ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो फोर्स है, मान लेते हैं यहाँ पर मोटर कार है, तो अभी वो चल तो आगे ही रही है क्योंकि 4 सेकंड पूरा नहीं हुआ, पर फोर्स जो है वो पीछे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किया गया है 7500 का, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं डायग्राम से। बाकी और क्लियर कॉन्सेप्ट आपके होंगे जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, फिर आप पीछे से रिलेट करिएगा तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे और ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा। रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। तो एक मास m1 है, उसको फोर्स 5 न्यूटन अगर उस पर अप्लाई किया गया तो एक्सेलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2। और एक मास हमारे पास m2 है, उस पर अगर यही फोर्स अप्लाई किया गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ़ बोथ द मासेस वेयर टाइट टुगेदर। तो अगर दोनों मास को हम लोग जोड़ दें या टाइट टुगेदर एक साथ कर दें तो ये 5 न्यूटन का फोर्स उसको कितना एक्सेलरेशन देगा। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, बस आप एक बार इंग्लिश लैंग्वेज से कन्वर्ट कर लीजिए, फिर ये आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक मास m1 है, उस पर फोर्स लगा 5 न्यूटन, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना है, तो उस पर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद एक मास हमारे पास m2 है, फोर्स 5 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन उसी फोर्स से कम आया, यहाँ पर कितना आ गया, ज़्यादा आ गया, तो ये हल्का होगा m2, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर बड़ा बना दिया, पर अगर आप ऐसे सोचिएगा तो ये m2 जो है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, पर कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं m1 हमारे पास इतना है, m2 हमारे पास इतना है, फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, दोनों को मिला के एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर m1 के लिए फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन इतना है, तो हम लोग m1 निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसके लिए देखें m2 के लिए, तो फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ से m2 निकाल सकते हैं। तो m1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू m1 a1।
तो यहाँ पर 5 न्यूटन m1 और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सारा SI यूनिट में है तो आंसर भी SI यूनिट kg में आएगा, तो m1 हो जाएगा 0.5 kg। और उसी प्रकार अगर m2 के लिए निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m2 है, एक्सेलरेशन a2 है, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू m2 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m2 इज इक्वल टू 0.25 kg। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0.25 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 कितना आ गया 0.5 kg और m2 कितना आ गया 0.25 kg। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर दोनों को हमने एक साथ बांध दिया, मतलब दोनों के मास को ऐड कर देंगे, तो व्हेन बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर द टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दैट इज 0.5 प्लस 0.25 kg दैट इज 0.75 kg। अब 0.75 kg पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन को हम लोग a मान लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 न्यूटन इंटू मास 0.75 kg इंटू a हो गया, तो यहाँ पर a हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.75 दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको भी हम लोग बेसिक और ब्रीफ में समझेंगे, है ना। आगे भी हमें 11th में इसको पढ़ना है, और जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं सिर्फ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में नहीं, आगे भी जो चैप्टर्स हम लोग मैकेनिक्स में और आगे पढ़ते हैं उन सब में इसका एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। मतलब तुरंत, जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट या हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हम पे अप्लाई करता है तुरंत फोर्स। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर फोर्स लगाएगा, ये थर्ड लॉ होता है। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं ए बी पर 5 न्यूटन लगाता है तो बी भी ए पर 5 न्यूटन ही लगाएगा, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है ए बी पर तो बी ए पर, ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे, ए बी पे लगाएगा 5 न्यूटन तो बी पर लगा 5 न्यूटन, लेकिन इसका जो ऑपोजिट होगा वो बी ए पर लगाएगा तो अब ए पर 5 न्यूटन लगा। एक ही बॉडी पे अगर इक्वल एंड अपोजिट होता है तो कैंसिल हो जाते हैं, पर ये अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ए बी पर लगाता है और बी ए पर लगाता है। ठीक है, तो द forces act on different objects and never on the same object. There is a pair of force and not just one force, तो कभी भी एक फोर्स नहीं लगता है, जब भी फोर्स अप्लाई होगा पेयर में होगा। ठीक है, तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो हमेशा दूसरा पहले पे इंस्टेंटेनियसली तुरंत फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्सेज आर ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है फोर्सेज, लेकिन जिससे हमको यूज़ है हम लोग उसको लेके आगे बढ़ते हैं, पर एक्चुअली फोर्सेज हमेशा पेयर में होता है। तो देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, द टू ऑपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो जो दो ऑपोजिंग फोर्सेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उनको हम लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। एनी वन ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि किसको एक्शन बोले या किसको रिएक्शन बोले, आप किसी भी एक को एक्शन बोलिए तो जो दूसरा होगा वो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। क्या होता है कि 11th में हम लोग को एक फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना होता है कि जब फोर्सेस लगते हैं तो एक बॉडी में हम लोग देखते हैं कितने फोर्स लगते हैं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है थर्ड लॉ अप्लाई करते वक्त। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो अगर ए बी पर लगाएगा तो बी पे जितने फोर्स हम लोग लेंगे तो ए के कारण लेंगे, लेकिन बी जो ए पे लगाएगा वो बी पर नहीं लेंगे। ठीक है, बी ए पर लगाए ना, तो जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ए पर लगाएंगे, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि 10th के बाद 11th में जब आते हैं तो एक गैप आ जाता है। ठीक है, उसके लिए बहुत थोड़ा हम लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए 11 के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा 9th 10th को बेस मान के 11th की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 11th की बुक ही पढ़ेंगे, 9th 10th को ही आप पढ़िए, उसकी NCERT और भी क्वेश्चंस करिए, पर ये ध्यान रखना यही सब कॉन्सेप्ट आगे जाके और डेप्थ में हो जाएंगे। तो आप 9th 10th को ही बेस मानिए, क्योंकि आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, SSC पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिर IT या कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, और बाकी भी चीज़ें हैं। तो ये जो समय आपको नहीं मिलेगा इतना, तो आप जो भी पढ़िए उसको एक बेस मान के पढ़िए कि आगे इसी पर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहिए, NCERT को बेस बना के आप आगे बढ़िएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल्स, वॉकिंग ऑन अ रोड। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा से, उसमें फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि हम लोग फॉरवर्ड झुक जाते हैं, पीछे हल्का सा गिर जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें भी एग्जांपल होते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉकिंग ऑन अ रोड। जब हम लोग रोड पर चलते हैं या सिर्फ चलते भी हैं तो वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड। तो हम लोग आगे कैसे चलते हैं, तो हम लोग अपने पैर से क्या करते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, रोड को पीछे ढकेलते हैं, ठीक है। तो रोड एक फोर्स हम पे लगाता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग रोड को पीछे ढकेलते हैं, तो हमने रोड पे फोर्स लगाया और रोड ने या सड़क ने या ज़मीन ने हम पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स। द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन आवर फीट टू मेक अस मूव फॉरवर्ड। तो रोड हम पर एक्सर्ट करता है, मतलब लगाता है एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमारी फीट पर, ताकि हम आगे मूव कर पाएँ। Even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और एक्सेलरेशन से फिर मूवमेंट हो जाता है ना, वेलोसिटी चेंज होता है, तभी एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए मास पे डिपेंड होता है, ठीक है। फोर्स तो उतने ही लगेगा लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर जो अर्थ है वो खींचती है एप्पल को, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो एप्पल भी उस फोर्स से अर्थ को खींचता है, लेकिन एप्पल नीचे जाता है अर्थ की तरफ, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो अलग अलग होता है। एप्पल बहुत ही कम मास का होता है, नेग्लिजिबल मास का होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, तो हमें उसकी मूवमेंट दिखती है। पर जो मास ऑफ अर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होती है उसकी, है ना। तो एप्पल का मास नेग्लिजिबल है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है जो हमें दिखता है, और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो फोर्सेस तो सेम लगता है, लेकिन जब हम लोग मूवमेंट देखते हैं तो वह एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी की चेंज पर डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास भी चाहिए, तो मास के कारण फिर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitude. This is because each force acts on a different object that may have a different mass. Recoil of the gun, गन का रिकॉयल। तो रिकॉयल मतलब जब हम लोग जब बंदूक चलती है तो गन हल्की सी पीछे हो जाती है, ठीक है, तो उसको रिकॉयल करना बोलते हैं। तो व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, जब गन चलाते हैं, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन अ बुलेट। तो यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक गन और उससे निकलने वाली गोली। तो जो गन होती है वो गोली पे एक फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक गन हो गया, एक बुलेट हो गया। तो जब गन बुलेट पे फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट गन पर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इसलिए गन थोड़ा पीछे हो जाती है, उसको बोलते हैं रिकॉइल। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. ठीक है। अब उसके बाद तो जो बुलेट है वो बुलेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है गन पर। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, इट रिजल्ट्स इन द रिकॉयल ऑफ द गन। इसी को रिकॉयल कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास गन है और उस गन से ये बुलेट निकलने वाली है या निकलेगी। तो यहाँ पर जब फोर्स हम लोग लगाएंगे तो ये जो गन है, ये गन इस पे इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो बुलेट भी गन पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉयल ऑफ द गन, ठीक है। तो यहाँ पर FBG, तो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, ठीक है। अब देखिए इसको ना हम लोग अलग अलग, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे FBG को कुछ लोग कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है, कई लोग ऐसे भी इसको पढ़ते हैं, फोर्स बाय बुलेट ऑन गन, ठीक है। मतलब ये फोर्स बुलेट लगाया गन पे, पर अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो ये डायरेक्शन गलत हो जाएगी, फिर वो ये वाला होगा, ठीक है, फोर्स बाय बुलेट ऑन गन, है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, फोर्स ऑन बुलेट बाय गन, ठीक है, फोर्स बाय बुलेट ऑन गन एंड फोर्स ऑन बुलेट बाय गन। इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे हमारी प्रैक्टिस है कि हम पहले ऑन लगाते हैं, जैसे ये देखिए फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन या बाय गन, ठीक है। पर हो सकता है कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिखा जाए, फोर्स बाय बुलेट ऑन गन,
तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे आपको इसको बोलना है। वैसे अभी इसकी तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है 9th में, 11th में आपको इसका बहुत जगह यूज़ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो आपको उस समय डिसाइड करना होगा कि आप कैसे करिएगा, या फिर आपने डिसाइड किया है कहीं बुक में कुछ और है, या फिर कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ कुछ और है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस मन में देख लीजिएगा, थोड़ा अपोजिट करके चलना है ऐसे करके, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया है FBG फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। तो बुलेट पे फोर्स लग रही है गन के द्वारा इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट। तो ये बुलेट पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेट होगी। उसी तरह बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन गन बाय बुलेट, तो ये इधर जाएगा, इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अब फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, लेफ्ट को फॉरवर्ड लिया गया और बैकवर्ड को रिकॉइल बोला गया, तो रिकॉइल ऑफ द गन। आगे हम लोग देखते हैं, सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट। अब गन का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए गन पे जो एक्सेलरेशन होता है, उसका चेंज होता है, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन बुलेट का मास बहुत कम होता है, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। सिंस द गन हैज़ a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet। ठीक है, क्योंकि गन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, तो उस पर जो, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है, पर गन पे एक्सेलरेशन कम इसलिए होगा क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पे भी और मास पे भी, क्योंकि FMA ये तीनों रिलेटेड है। तो A को निकालेंगे तो F सिर्फ F पे डिपेंड नहीं करेगा, M पे भी डिपेंड करेगा। तो नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहाँ पर, अगर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रखें, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो जिसका मास ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन कम, जिसका मास कम उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास दैन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज़ मच लेस दैन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। अगला है व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट। ठीक है, अब कोई सेलर है वो बोट से बाहर जा रहा है, मतलब ये किनारे पे, मतलब यहाँ जा रहा है, तो उसको बोट पे छोड़ना होगा। तो वो क्या करता है, वो अपने पैर से बोट को पीछे ढकेलता है और बोट उसको आगे पहुँचाती है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, आगे पहुँचाता है, वो आगे अपना पैर पहुँचता है तो उसको बोट को पीछे ढकेलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, लेकिन दूसरी बॉडीज़ पे लगेगा। ये इस पे लगेगा तो ये आपका बोट पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बोल सकते हैं पैर पे, या फिर यही मान सकते हैं ये इधर लगा रहा है तो ये पैर पर लगा रहा है, पैर पर, और ये बोट पर लगा रहा है तो बोट उसके पैर पर लगा रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड, सेलर जब आगे मतलब फॉरवर्ड जंप करता है, द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। तो बोट हल्का पीछे क्यों जाता है, क्योंकि वो आगे जाने के लिए बोट पे पीछे फोर्स लगाता है, और जैसे पीछे फोर्स लगाता है तो बोट पे तो ये फोर्स आ गया एक्सटर्नल फोर्स, तो बोट पीछे चली जाती है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको खुद भी एक बार बैठ के एनालाइज करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो आप उनको देखिएगा एक बार, है ना, और धीरे धीरे आप मतलब कोशिश करिएगा। हो सकता है बहुत चीज़ें समझ में ना आए, थोड़ी देर कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम रिवाइज करिएगा, थोड़ा थोड़ा समझिएगा और आगे बढ़िएगा, है ना, और रीडिंग करिएगा, और फिर ध्यान रखिएगा क्या चीज़ समझ नहीं आया, फिर उसको एक दो बार पढ़िएगा, आप देखिएगा, पूछिएगा, तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। एज द सेलर जम्प्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स। अगला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉल है, बॉल मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं। एक बॉल A है और एक बॉल B है। बॉल A का जो वजन या मास है वो ma है, और बॉल B का जो वजन या मास है वो mb है। अब बॉल A ua वेलोसिटी से आगे जा रहा है और बॉल B ub वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स लेट टू बॉल्स A एंड B ऑफ मासेस ma एंड nb आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे, एट डिफरेंट वेलोसिटीज़ ua एंड ub। उनका वेलोसिटीज़ अलग अलग है ua और ub। ठीक है, देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। तो उन पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेज नहीं है। लेट ua इज़ ग्रेटर देन ub। मान लेते हैं हमारा जो ua है वो ua बड़ा है ub से। लेट ua ग्रेटर देन ub एंड द टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर। क्योंकि अब ये बड़ा है तो ये जल्दी जाएगा और इससे टकरा जाएगा। ठीक है, तो लेट ua ग्रेटर देन ub एंड द टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर।
ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम t, तो हमने देखा था मोमेंटम के समय जो फोर्स लगता है, इम्पैक्ट जो होता है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है कितना टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है। तो ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम t द बॉल ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी को क्या लिया गया है, तो फोर्स बाय ए ऑन बी, तो यहाँ वैसे लिया गया, तो हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो एफ ए बी मतलब होता है फोर्स ऑन ए नहीं, फोर्स बाय ए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम टी द बॉल ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी, तो फोर्स बाय ए ऑन बी, ऑन बॉल बी, तो पीछे वाला ऑन हो जाएगा, तो फोर्स बाय ए ऑन बी एंड द बॉल बी एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ बी ए, तो फोर्स बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो बी जो एक्सर्ट करता है ए पर वो एफ बी ए है। तो यहाँ देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स बाय ए ऑन बी, मतलब ए के द्वारा बी पर, एंड फोर्स बी ए इज इक्वल टू फोर्स बाय बी ऑन ए, मतलब बी के द्वारा ए पर, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। तो वी ए और वी बी जो है वो वेलोसिटी है दो बॉल का आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहले ए आया और पहले वी ए है, तो ए का वेलोसिटी वी ए, और बाद में बी आया फिर वी बी है, तो बी का वेलोसिटी वी बी। तो यहाँ पर देखिए कोलिजन के बाद एम ए है, उसका वेलोसिटी वी ए हो गया, एम बी है, उसका वेलोसिटी वी बी हो गया। तो यहाँ पर बिफोर कोलिजन एम ए यू ए एम बी यू बी, बिफोर कोलिजन से पहले इनिशियल वेलोसिटी है। फिर कोलिजन के समय टी टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, तो एफ बाय ए ऑन बी, तो एफ इधर टकरा है तो इधर फोर्स देगा बी को, और बी अपोजिट डायरेक्शन में देगा फोर्स बाय बी ऑन ए, इस डायरेक्शन में फोर्स बाय बी ऑन ए और फोर्स बाय ए ऑन बी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो उसके बाद हमारे पास है आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद, तो ये एम ए हो गया और ये एम बी हो गया। तो कोलिजन के बाद मान लेते हैं हमारी वेलोसिटी वी है, ऐसे ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस में भी देखे थे चैप्टर 7 में मोशन में। तो एम ए तो फाइनल वेलोसिटी वी है, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे ओवर राइटिंग ना हो, है ना, बोर्ड में ओवर राइटिंग जितनी कम हो उतनी अच्छी है। और यहाँ पर एम बी हो गया वी बी, है ना, फाइनल। तो फॉर बॉल ए के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉल ए के लिए मास हमारे पास एम ए है और इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, तो एम ए यू है यू ए, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन में मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया एम ए और फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, तो ये वी ए, ठीक है, एम ए वी ए। अब हम लोग देखते हैं नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ ए बी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एफ ए बी होता है, हमने देखा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम भी होता है। तो जो रेट हमारा होता है, तो यहाँ पर रेट लिख गया, तो अब पर यूनिट टाइम नहीं भूलने का ज़रूरत है क्योंकि रेट यहाँ लिखा हुआ है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, है ना। तो यहाँ पर एफ ए बी बराबर हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, हमने ये देखा था मैथमेटिकल जब फॉर्मुलेशन किया था, तो एम ए और ए है ना, छोटा ए एक्सेलरेशन है, तो ए क्या हो जाएगा, ए के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, तो एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाई टी। तो ये हमारे पास हो गया किसके लिए, फॉर बॉल ए। अब फॉर बॉल बी के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो फिर से बिफोर और आफ्टर, ठीक, कंजर्वेशन में होता है पहले बाद में, कंजर्वेशन ऑफ मास में पहले और फिर बाद में मास, है ना, वो डिस्ट्रॉय या फिर मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और वो फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्रिएट नहीं हो सकता, वो कंजर्व रहता है। उसी तरह पहले मोमेंटम हम लोग देख लेते हैं फॉर बॉल बी बिफोर कोलिजन, तो इनिशियल वेलोसिटी यू बी है, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा एम बी यू बी। उसी तरह आफ्टर कोलिजन एम बी वी बी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बॉल बी का वो हो जाएगा एफ बी ए, ठीक है, मतलब फोर्स बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो एफ बी ए उसी तरह एम बी ए बी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, तो एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, ठीक है, ये हमने निकाल लिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बॉल ए के लिए, उसी प्रकार इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बॉल बी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी एंड द फोर्स बी ए एक्सर्टेड बाय द बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन डायरेक्शन
अपोजिट है तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है, माइनस प्लस इंपॉर्टेंट होता है, तो जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हम लोग माइनस का लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो एफ ए बी आप देखिएगा यहाँ हमने निकाल लिया था, एफ ए बी ये हो गया और माइनस ऑफ बी एफ बी ए, तो बी ए ये है, बस आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए एफ बी ए, तो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, बस फिर हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके यू को एक जगह, वी को एक जगह, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी, ठीक है। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ये बस हमें ध्यान रखना है। बाकी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो द सम ऑफ मोमेंटा मतलब प्लूरल हो जाएगा मोमेंटम का। तो द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये एनसीईआरटी का है तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैंने ऐसे भूल गया था तो मैंने बीच में लिख दिया। द सम ऑफ मोमेंटा प्लूरल ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। इसका एक और तरह से आप लिख सकते हैं, और द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन, ठीक है। तो जब टोटल मोमेंटम जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स का वो अनचेंज होता है या कंजर्व होता है बाय द कोलिजन, मतलब कोलिजन से या कोलिजन के बाद, ठीक है। तो कोलिजन होने से टोटल मोमेंटम बिफोर और टोटल मोमेंटम आफ्टर कंजर्व होता है, इक्वल होता है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये चैप्टर क्लोज करेंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, आप उनको देखिएगा, ठीक है। और 11वीं की एनसीईआरटी भी अच्छी लेवल की रहती है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको तैयारी करती रहनी है फिजिक्स की, ठीक है। अच्छे से 9th को और 10th को बेस मान के 11th 12th के लिए आपको पढ़ना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टन ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व। तो एक बुलेट है, उस बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है और इतने से फायर किया गया, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी है फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। 2 kg मास का हमारे पास पिस्टल है, तो मास ऑफ पिस्टल भी दिया गया है। व्हाट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? तो जैसे पिस्टल से हम लोग बुलेट आगे करेंगे तो क्या होगा, जो बुलेट है वो बुलेट पिस्टल पर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिकॉयल हो जाएगी पिस्टल। तो हमें वही रिकॉयल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं, आप एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग इसमें थर्ड लॉ का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। वैसे कोई भी लॉ लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या यूज़ होगा। तो गिवन में मास ऑफ बुलेट m1 हम लोग कितना है 20 ग्राम। अब यहाँ पर m1 दिया नहीं, हम लोग m1 मान लेते हैं। तो अब हम लोग kg में चेंज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट न्यूटन में हम लोग लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं, है ना, ऐसा यूनिट में जनरली बदल देते हैं। तो m1 20 ग्राम है, तो 0.02 kg हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। और मास ऑफ पिस्टल हमारे पास m2 2 किलोग्राम है, ये तो दिया हुआ है kg में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, अब इनिशियली बुलेट और गन इन दोनों को हम लोग रेस्ट पर मानेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू 0 या 0 मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है, तो हमने ये देखा था माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं मैथमेटिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस माइनस से यूज़ करके एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, जो जो उस डायरेक्शन में होता है उसको प्लस मानेंगे, और जो उसके ऑपोजिट होता है तो माइनस लिखते हैं। तो माइनस में अगर आंसर आता है, हम लोग माइनस वैल्यू दी रहती है, हम लोग पुट करते हैं, तो समझ लेते हैं ऑपोजिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर
जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो 150 मीटर पर सेकंड है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें साइन भी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो बुलेट के उसी डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, तो हम लोग प्लस लेके चलते हैं। तो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट गई बुलेट, तो इसी डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को हम लोग प्लस मान लेते हैं पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। तो हम लोग जनरली कन्वेंशन से प्लस मानते हैं, आप देखे भी होंगे राइट एक्स एक्सिस में होता है, मतलब राइट डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट टू राइट। तो राइट डायरेक्शन को जनरली हम लोग प्लस मान के ही चलते हैं, तो हम लोग प्लस मान लेते हैं। तो बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से ये पहले है, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, ओके, बिफोर फायरिंग, ठीक है। अब जब हम लोग फायरिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा कि ये जो बुलेट निकलेगी और बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी 150 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ गन होगी या रिकॉइल वेलोसिटी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको V2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगर आप सिस्टम लीजिएगा तो इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं पर इन पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लेट V2 बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, तो हम लोग को रिकॉइल वेलोसिटी ही निकालनी है, तो V2 मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम है ना, आप मोमेंटम जनरली प्लूरल लेके चलते हैं पर समझने के लिए मोमेंटम कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा इंग्लिश आप देख सकते हैं। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज एट रेस्ट। तो हम लोग को टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पर था, तो जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, और दोनों ज़ीरो है तो हम लोग ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। kg मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि यही यूनिट होती है, मास इंटू वेलोसिटी, मास kg होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट आफ्टर इट इज़ फायर्ड, तो जब उसको फायर कर दिया गया तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल मोमेंटम हमारा हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर m1 रख दिया, v1 रख दिया, m2 रख दिया, v2 तो हमें निकालनी है, तो ये हो गया, तो 3 + 2v2 हो जाएगा। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर। तो 3 + 2v2 इज इक्वल टू 0, तो v2 बराबर -3/2 मीटर पर सेकंड, तो v2 हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकंड। निगेटिव साइन क्या शो करता है, तो निगेटिव साइन शो करता है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉइल इज अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू बुलेट होगा, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। तो लेफ़्ट टू राइट मतलब राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव था, तो लेफ़्ट टू राइट क्या हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव था, तो राइट टू लेफ़्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया था, पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, तो ये निगेटिव शो करता है। तो ये निगेटिव साइन है, इससे हम लोग ये सोचेंगे कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा, आपका लेफ़्ट की तरफ गन चली जाएगी क्योंकि बुलेट राइट की तरफ जा रही थी। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉइल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारे पास क्लास नंबर 4 पूरा हो गया। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ब्रीफ में पूरा कर लिया। अब हम लोग क्लास नंबर 5 में और क्वेश्चंस देखेंगे, पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने अगले चैप्टर में करेंगे, और धीरे धीरे जब भी इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके बाद से ही अपलोड कर दूंगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग NCERT क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।